हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में। इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया। इन्वायरमेंटल लॉज आर एक्टेड टू द प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इन्वायरमेंटल लॉ इसलिए बने हुए हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के रेफरेंस में हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ का स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी कार्रवाई की जाती है जो भी इन्वायरमेंटल को पल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जब हुई थी, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद इन्वायरमेंटल एक्ट का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट बोला जाता है, उसका निर्माण किया गया 1986 में। उसमें बोला गया किसी भी तरीके की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है, तो चाहे वाटर हो, एयर हो, सॉलिड वेस्ट हो, तो हम इसमें इन्वायरमेंटल एक पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, उसमें इन्वायरमेंटल लॉ के थ्रू, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू उसमें कार्रवाई हो सके। तो एक सिंगल एक्ट बनाया गया था, वो 19 नवंबर 1986 में फोर्स में आया। ईपीए 1986 ऑब्जेक्टिव, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव रखे गए जो कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसका प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का वो ध्यान रखे। प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड टू ह्यूमन बींग, और जो ह्यूमन बींग्स में हजार्ड होने वाली है, प्रिडिक्टेड है, उसको हम प्रिवेंशन करें, पहले से उसकी देखभाल करें कि कोई हजार्ड ना आ पाए। तीसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, और तीसरा क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है चाहे स्टेट अथॉरिटी है, दोनों को कोऑर्डिनेट करके इसको मिटिगेट कर सकें, कोई भी हजार्ड को, जो भी हमारा पोल्यूशन से रिलेटेड दिक्कतें हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, साइन होते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट भी हो। ऐसा नहीं कि बस साइन हो के एग्रीमेंट हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, इसमें साइन हुआ है तो उसमें इम्प्लीमेंट भी हो, जमीन पे काम होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें बनाए गए थे इन्वायरमेंटल लॉज में। पहला सेक्शन है सेक्शन 3। इसमें जो था पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि हाँ आप ये इस सेक्शन के तहत आप ये कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करे, इन्वायरमेंट पोल्यूट करे। सेक्शन 5 में पावर ऑफ इशूज डायरेक्शन, सेक्शन 5 में डायरेक्शन दिया गया आपको, अगर ये डायरेक्शन है, ये आपको ये पावर है, उसमें डिसाइड किया गया स्टेट को क्या पावर है, किसी भी जिला पंचायत को क्या पावर है, पावर बताया गया कि आप कोई अगर कार्रवाई कर सकता है, पुलिस को क्या पावर है। इसमें पावर ऑफ इशू डायरेक्शन किया गया। सेक्शन 7 में प्रोहिबिटेशन ऑफ पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन कर रहा है उसको दंड दिया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। और चौथा सेक्शन है सेक्शन 15, उसमें पेनल्टीज है, जैसे कोई इंडस्ट्री है वो पोल्यूट कर रही, पर डे के हिसाब से उसमें पेनल्टी लगती है, मंथली पेनल्टी लगती है, वो अवैध है, उसमें लाइसेंस नहीं है, तो अलग अलग तरीके की पेनल्टी होती है। सेक्शन 15 में उसमें पेनल्टी लगती है। सेक्शन 19 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, जो भी अपराधी हैं उनका संज्ञान किया जाए, जो भी इससे मान नहीं रहे उनको लिया जाए संज्ञान में और उन पे नोटिस भेजा जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वाटर, इसमें इसके बाद फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है जो 1974 में पहले ही आ चुका था। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट एंड वाटर कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, जैसे उसमें सारे पोल्यूशन आ जाते हैं, अम्ब्रेला एक्ट है, तो इसमें ये बस वाटर के लिए बनाया गया था, टू प्रिवेंट कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ये एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था CPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका मेन रोल था कंसेंट टू स्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फर्म है जो कि पोल्यूशन कर रही है, उसको पहले CTE और CTO लेना पड़ेगा। फिर इसमें आया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये जो एयर पोल्यूशन के लिए था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। डिक्लेरेशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, जहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, ये एरिया हैं, फिर उसमें काम किया जाए। फिर नॉइज़ इंक्लूड किया गया इसमें एयर पोल्यूशन के अंडर। एयर पोल्यूशन में 1987 में और 1987 में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें नॉइज़ पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ऐड किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जो भी क्रिएशन होती हैं नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व जो भी होते हैं तो उसके अंडर ही बनते हैं। शेड्यूल 1 से 4 तक प्रोवाइड द प्रोटेक्शन स्टेटस, ये बताता है कि हमें प्रोटेक्शन स्टेटस बताता है किसी भी एरिया का जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो, और बाकी का प्रोटेक्शन स्टेटस बताता है शेड्यूल 1 to 4। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि इसको फॉरेस्ट लैंड बनाया जाए। तो 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट लैंड के कंजर्वेशन के लिए। फिर 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। इसका पर्पस था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए अलग से बनाया गया। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, जैसे प्लांट हो गए, कोई प्लांट से कोई उत्पाद मिल रहा है, वो हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं हम हमारा पूरा का पूरा वो जंगल ही काट दें, तो हमको सस्टेनेबल यूज़ करना है उसका। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, एनबीए बनाया गया। उस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, तो स्टेब्लिश ऑफ ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट एनजीटी 1910 में बनी। फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ द इन्वायरमेंटल केस, इन्वायरमेंट से जो भी केस हैं उनका फास्ट ट्रैक डिस्पोजल होना जरूरी, उसकी तुरंत कानूनी कार्रवाई होने के लिए हमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में जो दिल्ली में स्थापित किया गया। अप्लाइड द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसमें एक प्रिंसिपल बनाया है कि जो पोल्यूटर्स है वही पे करेगा, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के साथ ये प्रदूषण जो कर रहा है वो उसको पे करेगा। हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल 2016, हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल जो बना 2016 में बना। इसका मुख्य उद्देश्य था रेगुलेट द जनरेशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद फाइनल कहाँ डिस्पोजल हो रहा है, हजार्डस वेस्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए रेगुलेशन बनाया गया था 2016 में। अथॉरिटी मैंडेटरी फॉर द एसपीसीबी, इसमें इसके लिए भी ऑथराइजेशन मैंडेटरी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया, तो इसके लिए रूल ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्शन करना है, सेग्रीगेशन करना है, इसका लिए भी डिस्पोजल है। ये जनरली अप्लाइड होता है अर्बन एंड रूरल एरिया। जो हजार्डस वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए यूज होता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। फिर उसके बाद उसी 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल अलग बनाया गया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट इसके अंडर आया। इसका कारण ये है कि जो भी हमारे वेस्ट हैं, वेस्ट पोल्यूशन है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। कोई भी कंपनीज उसके सस्टेनेबल और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट यूज़ कर रही है कि नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो सही से यूज़ कर रही है कि नहीं। इसलिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ई वेस्ट रूल। कंक्लूजन ये है कि इन्वायरमेंटल लॉज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स एंड द पब्लिक अवेयरनेस आर द एसेंशियल। तो जो भी इन्वायरमेंटल लॉज बने हुए हैं वो पब्लिक को देखते हुए बहुत अच्छे हैं, जिनका हर एक इंडिविजुअल को ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये हमारे लिए भी दिक्कत करेगा, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी दिक्कत करेगा। कोई भी इंडस्ट्री अगर वाटर डिस्चार्ज कर रही है उसको ट्रीट करके ही निकालना चाहिए। तो ये कई लॉज बने हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। धन्यवाद।